Hello everyone. Welcome to the first chapter of NCERT textbook of class 7th. The name of the chapter is Three Questions. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है NCERT के किताब कक्षा 7 के पहले पाठ जिसका नाम है थ्री क्वेश्चंस। इससे पहले कि मैं ये लेसन डिस्कस करना शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस लेसन के ऊपर आपको कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जैसे 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस हिंदी एक्सप्लेनेशन, कार्टून में इसका डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहो तो उसे भी देखकर इस लेसन को आसानी से समझ सकते हो। ये लेसन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लेसन है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे हमें एक बहुत अच्छी सीख नसीहत मिलती है। So let's begin. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? अब यहाँ हमें इस कहानी में पता चलता है कि एक राजा के दिमाग में एक सोच आती है, एक विचार आता है। वो सोचता है कि अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता होगा तो वो कभी भी नहीं हारेगा। यानी अगर हम फेल की बात करें तो हम जनरली पास या फेल यानी उत्तीर्ण या फिर अवरुद्ध होना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फेल यानी कहीं भी ज़िंदगी में कहीं हारेगा नहीं अगर उसे 3 सवाल के जवाब मालूम हो। अब वो 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल, कौन सा समय सही है किसी भी कार्य को करने के लिए? दूसरा सवाल, किन लोगों की बातों को राजा को सुनना चाहिए? तीसरा सवाल, कौन से ऐसे काम हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं और पहले करने चाहिए? The king therefore sent messengers throughout the kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब इसी उद्देश्य से राजा ने अपने मैसेंजर यानी संदेश वाहकों को चारों दिशाओं में भेजा और उनसे ये कहने के लिए कहा कि जाओ और लोगों से बताओ कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे देगा तो मैं उसे मन चाहा या मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो कि पैसे के रूप में हो सकता है या किसी और तरह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी यानी वो पैसे के बारे में ही बात कर रहा है कि उसे बहुत से पैसे दिए जाएंगे अगर किसी ने ये 3 सवालों के जवाब दे दिए। अब बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए, उन्होंने इन सवालों के जवाब दिए, लेकिन सब ने सवालों के जवाब अलग अलग तरीके से दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help of others the right time for every action. अब इन जो ज्ञानी व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, इन लोगों के जवाब सब अलग अलग थे। किसी ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, यानी जिस तरह से हमारे स्कूल में टाइम टेबल होते हैं, फर्स्ट पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट, सेकंड पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट, थर्ड पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट, इस तरह से हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए राजा के लिए और उसे स्ट्रिक्टली यानी निर्धारित रूप से फॉलो करना चाहिए यानी मानना चाहिए। बस इसी तरह से ही राजा किसी काम को सही समय पर कर सकता है।
Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. यानी दूसरे लोगों ने कहा कि पहले से हम किसी काम को करने का समय किस तरह से निर्धारण कर सकते हैं। इसीलिए राजा को चाहिए कि वो हर ओर ध्यान दे, देखे क्या हो रहा है, अपने मन को समझाए, बेवकूफ़ी ना करे और जो ज़रूरी है उस वक्त उसे करे। कुछ और लोगों ने कहा कि राजा को इन सब चीज़ों के लिए एक काउंसिल यानी एक मंत्रिमंडल चाहिए। मंत्रिमंडल यानी किसी भी राजा के पास कुछ मंत्रियों का एक ग्रुप होता है, एक मेंबर्स का ग्रुप, जो राजा को बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस इसी तरह से वो उन राजा से परामर्श करके ही किसी बात का निर्णय ले सकते हैं। But then others said that there were something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magician. अब कुछ और लोगों ने कहा कि अगर काउंसिल, महाराज आप काउंसिल बना लेते हो और वहाँ आप अपने मंत्रिमंडल में लोगों से बातचीत करके किसी चीज़ का समाधान ढूंढने में रहते हो, तो कभी कभी क्या हो सकता है ना, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं और उन ज़रूरी चीज़ों के लिए आप उस काउंसिल का इंतज़ार नहीं कर सकते। यानी कुछ चीज़ें जो है वो आपको तुरंत सोचनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि राजा को एक कहीं से संदेश मिला कि उसके राज्य पे दुश्मनों ने हमला कर दिया। अब राजा क्या करना चाहिए वहाँ पे? उसे तुरंत अपना एक्शन लेना चाहिए या काउंसिल के मेंबर्स को बुलाना चाहिए, फिर उन्हें पूछना चाहिए, अरे मंत्रियों बताओ मेरे राज्य पे लोगों ने हमला कर दिया है, मैं क्या करूँ, तलवार निकालूँ या नहीं? क्या कोई राजा ऐसा कर सकता है? उसे तुरंत काम करना पड़ेगा, तुरंत अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेनापति को बुलाना पड़ेगा, सिपाहियों को भेजना पड़ेगा, तो ये काम तुरंत ही करने पड़ेंगे। तो इसीलिए उन्हें पहले से जादूगर के पास जाना चाहिए, ताकि जादूगर जो है वो पहले से ही अपने उस कांच के गोले में, एक जादूगर के हमारे यहाँ एक लोगों का मानना है कि जादूगर कांच के गोले में सब कुछ पहले से देख सकता है, भविष्य देख सकता है। तो यहाँ भी उन्होंने वही कहा, उन ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा कि राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए ताकि उसे पहले से पता चल सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। In their answers to the second question, अब दूसरे सवाल के जवाब में, some said that the people most necessary to the king were his counselors. कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़रूरी लोग, जो सवाल था कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए, तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी हैं काउंसिलर्स, यानी उसके मंत्री या फिर उसके जो मंत्रिमंडल में जो लोग सब हैं वो उसके लिए सबसे ज़रूरी है। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि पुजारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि उसके लिए ज़रूरी है डॉक्टर्स, यानी जो हमारे दवाई वगैरह देते हैं डॉक्टर। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि उसके लिए सोल्जर्स, सिपाही, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. अब तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान ज़रूरी है, कुछ लोगों ने कहा युद्ध ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान ज़रूरी है। As the answers of this question were so different, the king was not satisfied and gave no reward instead. He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब इन चीज़ों को सुनकर या इन जवाबों को सुनकर राजा ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने सब अलग अलग प्रकार के जवाब दिए थे सवालों के। तो राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और इसीलिए किसी को भी किसी तरह का उपहार या
उन्हें जो वादा किया गया था पैसे किसी को नहीं दिए। अब राजा को लगा कि उन्हें एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिनके बारे में राजा ने सुन रखा था कि वो जंगल में अकेले रहते हैं और ज़्यादा किसी से मिलते नहीं, अगर किसी से मिलते हैं तो साधारण लोगों से मिलते हैं। तो राजा ने उनके बारे में सुन रखा था और राजा ने सोचा कि वो उनसे जाकर मिलेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन वुड which he never left. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguards and went on alone. अब राजा ने जिस हर्मिट के बारे में, जिस ज्ञानी व्यक्ति के बारे में सुन रखा था, वो उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन तकलीफ ये थी कि वो जंगल में रहते थे। यहाँ पे वुड यानी लकड़ी नहीं, जंगल के बारे में बात की गई है। तो वो जंगल में रहते थे। राजा उनके पास जाने के लिए बहुत साधारण से वस्त्र उन्होंने धारण किए, यानी कपड़े उन्होंने धारण किए, पहने, और अपने घोड़े और जो बॉडीगार्ड, उनके अंगरक्षक, सिक्योरिटी पर्सन थे, उन्हें सब जंगल के कोने में छोड़कर या फिर जंगल में एक जगह छोड़कर राजा अकेले चल चलकर उस हर्मिट के कुटिया के पास या घर के पास पहुंचे। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब राजा जैसे ही हर्मिट के कुटिया के पास पहुंचे या उसके घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हर्मिट, जो वो बूढ़ा व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति, वो मिट्टी खोद रहा था। राजा ने जब उसे देखा तो उसने राजा को प्रणाम किया और अपना काम करता रहा। क्योंकि वो इंसान बूढ़ा और कमज़ोर था, तो जब वो काम कर रहा था उसकी सांसें फूल रही थी। साधारणतः जनरली क्या होता है, जब हम कोई हैवी काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी सांसें फूलने लगती हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? अब राजा जैसे ही हर्मिट के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास 3 सवाल के जवाब लेने आया हूँ। पहला सवाल, कौन सा समय मेरे लिए सही है किसी काम को करने के लिए? दूसरा सवाल, मुझे किन किन लोगों की ज़रूरत है? और तीसरा सवाल, कौन से ऐसे काम हैं या ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे करने चाहिए? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. जो हर्मिट थे, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने राजा के सवालों को सुना, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और अपना मिट्टी खोदने का काम करते रहे। राजा ने जब देखा कि वो मिट्टी खोदे जा रहे हैं, तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे अपना स्पेड यानी फावड़ा, जिसे हम मिट्टी खोदते हैं, वो दो और मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अब उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा को अपना फावड़ा दे दिया। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ जो पिक्चर है, इसमें राजा 3 उंगली दिखाकर 3 सवाल पूछ रहे हैं, और हर्मिट के हाथ में जो देख रहे हो, इसे फावड़ा कहा जाता है, जो मिट्टी खोदने के काम में आता है। तो हर्मिट से जब राजा ने फावड़ा ले लिया और उन्हें आराम करने के लिए कहा, तो हर्मिट बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. अब राजा काम करते करते
दो बेड यानी जो हम किसी जगह पे कोई फसल लगाते हैं या फूल लगाते हैं तो हम मिट्टी को प्लेन करते हैं, समान कर देते हैं और उसके साइड में पानी जाने के लिए एक जगह बनाते हैं। तो अगर हम उसे ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई बिस्तर लगाया हो। तो इसीलिए ये बेड यानी फूलों के लगाने के लिए या हम जो कोई भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स या कोई भी तरह का खेती करने के लिए जब हम मिट्टी को समान करते हैं, सपाट करते हैं और उसके ऊपर बीज लगाने या पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह बनाते हैं, उसे बेड कहा जाता है। जब राजा ने दो बेड यानी दो फूल पौधे लगाने की जगह बना ली थी, वो तब वहाँ रुक गए और अपना सवाल फिर से उन्होंने पूछा। इस सवाल पे हर्मिट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनसे कहा कि आप मुझे अब फावड़ा दे दो, आप आराम करो, मैं काम करता हूँ। लेकिन उन्होंने कोई जवाब उन सवालों का नहीं दिया। पर राजा ने उनकी बात नहीं मानी और काम करते रहे। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so that I will return home. Here comes someone running, said the hermit. 1 घंटा बीत गया। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे आने लगा, यानी शाम होने वाली थी। अब राजा ने थककर आखिर वो फावड़ा मिट्टी में रख दिया, ज़मीन पर रख दिया और उनसे कहा कि देखिए बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया था अपने सवालों के जवाब जानने। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर की ओर लौट जाऊं। तभी उस बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, देखिए हमारी ओर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। Part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब जैसे ही राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान, बियर्डेड यानी जिस इंसान की दाढ़ी हो, दाढ़ी वाला इंसान उनकी ओर दौड़कर आ रहा है। उसके हाथ उसके पेट में दबे हुए थे, यानी उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबा रखा था और उसमें से खून निकल रहा था। जैसे ही वो इंसान राजा के पास आकर पहुंचा, ही फेंटेड यानी वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। राजा और उस बूढ़े व्यक्ति ने उस इंसान के कपड़े हटाए और उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। ऊंड यानी घाव। अब राजा ने उस घाव को साफ किया और उसे अपने हैंकरचीफ यानी रुमाल से ढका, लेकिन खून का निकलना बंद नहीं हो रहा था। इसीलिए राजा ने बार बार उस घाव को साफ किया। रीड्रेस्ड यानी जब हम किसी घाव को लेकर हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो हमें वहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलता है फर्स्ट एड, उसमें ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग यानी पहले हम घाव को साफ करते हैं, फिर उस पर दवाई लगाते हैं और उसे पट्टी करते हैं। सो रीड्रेस्ड यानी पहले घाव को साफ करना और फिर साफ करने को रीड्रेस्ड कहा जाता है। तो राजा ने घाव को तब तक साफ किया जब तक कि उसमें से खून निकलना बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tired by his walk and the work he had done,
lay down on the floor and slept through the night. When we awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब जब उस इंसान के घाव को राजा ने पूरी तरह साफ किया और वहाँ से खून निकलना बंद हो गया, उस इंसान को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। अब उस इंसान ने कुछ पीने के लिए मांगा, तो राजा ने साफ स्वच्छ पानी उस इंसान के लिए लाकर दिया और उस समय तक सूरज बिल्कुल ढल चुका था, हवा ठंडी बहने लगी थी। राजा ने हर्मिट की मदद के साथ उस इंसान को उठाकर उसके घर पर या फिर उसके जो कुटिया है उसके अंदर ले गए और उसे बिस्तर पे लेटा दिया। अब उस इंसान ने अपने आंखें बंद कर ली और वो आराम करने लगा। बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसे चोट लगी थी। राजा दिन भर के काम और थकावट के कारण बहुत ही टायर्ड हो गया था, इसीलिए वो भी जमीन पर ही लेट गया और कब आंख लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। जब सुबह सुबह वो अगले दिन उठे तो उन्हें पहले कि वो ये समझ पाते कि वो कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। अब क्या होता है, अगर हम किसी नए जगह पर जाते हैं और रात में हम बहुत गहरी नींद हमें आती है या हम बहुत गहरी नींद सोते हैं, अगले दिन सुबह जब उठते हैं तो हमें पहले तो कुछ सेकंड्स लग जाते हैं ये समझने में कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं। उसके बाद हमें सारी चीज़ें खुद ब खुद याद आ जाती हैं। तो राजा के साथ भी वैसे ही हुआ। इससे पहले कि वो समझ पाते कि वो कहाँ हैं और किस लिए वो वहाँ हैं, "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो राजा समझने से पहले ही उनके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, "मुझे माफ़ कर दीजिए।" तो राजा पहले तो ये आवाज़ सुनकर थोड़े से समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। फिर उन्हें सब याद आता है कि कल उनके साथ क्या क्या हुआ था और ये इंसान कौन है। अब राजा उसका जवाब देते हैं, "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. राजा उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तो माफ़ी की कौन सी बात है, किस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। "You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came up to your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I leave, I will serve you as your most faithful servant, and will order my son to do the same. Forgive me." अब कहानी में हमें पता चलता है कि ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था और वो वहाँ क्यों आया था। हम देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन था और दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था और उसके सारे प्रॉपर्टी, संपत्ति जो भी उसके पास था वो सब आपने छीन लिया था। मुझे पता था कि आप इस ज्ञानी व्यक्ति से मिलने जंगल अकेले आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको रास्ते में ही मार डालूंगा। लेकिन जब पूरा दिन बीत गया तो मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से थक हार कर बाहर निकल आया, और जैसे ही बाहर निकला आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया, आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे चोट पहुँचाई। मैं वहाँ से तो किसी तरह से भाग गया, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे चोट को या फिर मेरे जो घाव को आपने उपचार नहीं किया होता। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। इसके बाद से मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं आपका नौकर बनकर रहूँगा, और अपने बच्चों को भी ये कहूँगा, बेटों को भी ये कहूँगा कि वो भी आपकी सेवा करें।
मुझे कृपया माफ कर दें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over a friend. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब राजा ने ये सब सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसने अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली है, और वो भी इतनी आसानी से। वो अपने दुश्मन को दोस्त बना चुका है। राजा ने ना ही केवल उस इंसान को माफ़ किया, बल्कि अपने सेवकों को ये खबर भी भिजवाई और अपने खुद के डॉक्टर को, चिकित्सक को खबर भिजवाई कि वो सब मिलकर इस इंसान का ध्यान रख सके। यानी जो कल तक उनका दुश्मन था, आज उनका सेवक है, और राजा ने न ही उसे माफ़ किया बल्कि अपने ही लोगों को उसके सेवा के लिए भी भेजा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his question. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब उस घायल इंसान को, यानी जो कल उनके पास आया था, घायल था, उसे छोड़कर राजा बाहर निकलते हैं और आसपास देखते हैं कि कहीं उन्हें हर्मिट दिख जाए ताकि वो अपने सवालों का जवाब उससे पूछ सकें। हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठे हुए जो बेड्स, यानी जो मिट्टी कल राजा ने खोदी थी, उस मिट्टी में कुछ बीज लगा रहे थे। राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको आखिरी बार के लिए पूछ रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब बता दीजिए। "You have already been answered," said the hermit, still bending down on the ground and looking up at the king as he stood before him. आपको सारे सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। ये हर्मिट ने, यानी उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा। वो तब भी घुटनों के बल मिट्टी में गड़ा हुआ था और उसने बीजे बोने का काम जारी रखा था। "How have I been answered? What do you mean?" अब राजा ये सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मुझे जवाब कैसे मिल गया, क्या मतलब है आपका, आप क्या कहना चाहते हो? "Do you not see," replied the hermit, "if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterward, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business." अब हर्मिट ने राजा को समझाते हुए कहा, "क्या आपने नहीं देखा कि कल जब मैं काम कर रहा था और मेरी कमज़ोरी पर आपने दया दिखाते हुए मिट्टी खोदने में मेरी मदद की? अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप चले गए होते। अगर आप चले गए होते तो उस इंसान ने शायद आप पर हमला कर दिया होता, और तब आपको शायद ये महसूस होता कि काश मैं वहाँ रह गया होता। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी समय आपका तब था जब आप मेरे लिए इन मिट्टी को खोद रहे थे। उसके बाद जब वो इंसान आपके पास दौड़कर आया, तब वो इंसान आपके लिए सबसे ज़रूरी हो गया। जब आप मेरे साथ थे तो आपके लिए सबसे ज़रूरी इंसान मैं था,
मेरे लिए अच्छा करना, मेरे लिए कुछ करना, ये आपका सबसे ज़रूरी काम था। बाद में जब वो इंसान आपके पास दौड़ कर आता है तो उस समय जब आप उस इंसान का देखभाल कर रहे थे, वही आपके लिए सबसे ज़रूरी समय था। वो इंसान जिसे चोट लगी थी वो आपका सबसे ज़रूरी या सबसे महत्वपूर्ण इंसान तब था, क्योंकि अगर तब आपने उसका ध्यान नहीं रखा होता, उसके घाव को अगर आपने साफ नहीं किया होता तो वो बेचारा मर गया होता। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी इंसान तब वो था और सबसे ज़रूरी काम था कि तब आप उसका उपचार करें। Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. तो हरमिंड ने समझाया कि याद रखें कि आपके लिए सबसे ज़रूरी समय है अब। ये अब से मुझे शायद कबीर का एक दोहा याद आ रहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी हम जो समय अभी हमारे पास है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी समय है। वही समय एक ऐसा समय है जिसमें हमारे पास किसी भी काम को करने की शक्ति मौजूद होती है। अगर हम उस समय को गंवा देते हैं और उस काम को हम बाद के लिए रख देते हैं तो हो सकता है कि बाद में वो काम हमसे ना हो या वो समय बीत गया हो। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि हम कोई भी काम किसी भी समय कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे परीक्षा का समय, आप सब स्कूल में पढ़ते हो, परीक्षा देते हो, तो परीक्षा का समय फिक्स्ड होता है, निर्धारित होता है। आप मन मर्जी नहीं कर सकते कि नहीं मैं मैथ एग्ज़ाम नहीं दूंगा, आज मुझे अभी मैथ एग्ज़ाम देने का मन नहीं है, मैं साइंस का एग्ज़ाम दूंगा। दूसरे मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप मैथ का एग्ज़ाम देना भी चाहते हो और आपके स्कूल ने टाइमिंग रखा है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का, आप 10 बजे पहुँच के बोलोगे मैं एग्ज़ाम अभी दूंगा, तो क्या आपको अलाउ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उसी तरह से किसी भी काम को करने का समय हमारे पास अब यानी उस वक्त होता है जब वो समय हो। अगर हम उस समय को बिता देते हैं या उसे नष्ट कर देते हैं तो बाद में हमारे पास और समय नहीं बचता या सही समय नहीं रहता। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. अब सबसे ज़रूरी इंसान हमारे लिए वो है जो उस वक्त हमारे साथ हो। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, हम भविष्य नहीं जानते, कल हमारे साथ क्या होने वाला है, कि अगले मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला है, ये हम नहीं जानते। इसीलिए हमारे साथ जो इंसान उस वक्त है, हमें अपना पूरा ध्यान उसके ऊपर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले ही पल ज़िंदगी कुछ ऐसा मोड़ ले ले कि दोबारा हम उससे मुलाकात न कर सकें। शायद आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ हो। आपके स्कूल में कोई दोस्त है, कभी ना कभी आपके साथ उसका कुछ मन मुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, आप उससे सॉरी कहना चाहते हो लेकिन आपने नहीं कहा, आपने सोचा कि मैं बाद में कभी बोल दूंगा, और एक दिन सुबह अचानक आप स्कूल जाते हो और आपको पता चलता है आपका जो दोस्त है उसका ट्रांसफ़र हो गया है, वो किसी दूसरे स्कूल चला गया है। तब आपके जिंदगी उस दिल में एक एहसास रह जाता है कि काश मैंने उसे ये बात बोल दी होती। तो इसीलिए हमें नहीं मालूम कि अगले मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए आपके साथ जब भी कोई व्यक्ति हो, आप अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उस व्यक्ति पर दीजिए, उसे अपना समय दीजिए। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा तब भी उसे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस को आगे देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में एक बेल आइकन घंटी दिखेगा उसे दबा दीजिए ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी वीडियो देखने वालों को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया तब भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं आया तब भी कमेंट कीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 7 के लिए और आप लोगों के सजेशन और आप लोगों के ओपिनियन से हम आगे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।